साने गुरुजी लिखित शाम की माँ। 14वीं रात। श्रीखंड की कतलियाँ। हमारी माँ श्रीखंड की कतलियाँ बहुत बढ़िया बनाती थी। माँ पाक बनाती थी तो उसमें कभी गड़बड़ नहीं हुआ करती थी। कतलियाँ बढ़िया और खस्ता बना करती थी। कतलियाँ बनाकर देने के लिए माँ को कई बार आसपास वाले बुलाया करते थे। माँ भी खुशी खुशी उनके यहाँ चली जाती थी। दूसरों की मदद करने में उसे बड़ा आनंद मिलता था। पार्वती बाई की बेटी वेणु मायके आई हुई थी। माँ और पार्वती बाई में मित्रता थी। वेणु कई बार हमारे यहाँ आया करती थी। माँ उसे गीत गाने के लिए कहती थी। एक दिन माँ ने मुझे गुस्सा किया। मैं रो रहा था। तब वेणु ने मेरी आंखें पोंछी थी। वेणु मुझे हमेशा बड़ी बहन की तरह लगती थी। एक दिन पार्वती बाई मेरी माँ से बोली, शाम की माँ, परसों वेणु ससुराल जाने वाली है। सोच रही हूँ कि उसे श्रीखंड की कतलियाँ बनाकर दूँ। आप कल तीसरे पहर आ सकती है क्या? आप बहुत अच्छी कतलियाँ बनाती है। उसकी ससुराल में भेजनी है, इसलिए चाहती हूँ कि कतलियाँ बेहतरीन बने। माँ ने कहा, हाँ आऊंगी मैं। वेणु परसों ही चली जाएगी। मुझे लगा था संक्रांति तक रहेगी वह यहाँ। वह रहती है तो मुझे भी अच्छा लगता है। हमारे यहाँ गीत गाकर सुनाती है। अच्छा मनोरंजन भी हो जाता है। शादी के बाद लड़की अपनी कहाँ रहती है। 4 दिन के लिए भी आ जाए तो बहुत अच्छा हुआ। उस कृष्णा का पता है ना, 2 साल हुए लेकिन उसके ससुराल वाले अभी भी उसे मायके नहीं भेज रहे हैं। उसकी माँ एक दिन रोई मेरे सामने। उससे वेणु का अच्छा है ना, आना फिर कल। वेणु को भेजूंगी और आपको लिवाने के लिए। चलती हूँ, पार्वती बाई ने कहा। माँ ने पार्वती बाई को कुमकुम का तिलक किया। पार्वती बाई चली गई। दूसरे दिन दोपहर का खाना हुआ। माँ की तबीयत उस दिन नरम थी। किसी तरह जूठन समेटकर सब सफाई कर वह लेट गई। मैंने माँ से पूछा, माँ क्यों सोई हो? माँ ने कहा, शाम, बदन दर्द कर रहा है, थोड़ा दबा दोगे क्या? मैं माँ का बदन दबाने लगा। माँ का बदन एकदम गर्म हुआ था। उसका माथा भी बहुत दुख रहा था। फिर मैं खेलने के लिए निकल गया। मेरे जाने के बाद वेणु माँ को ले जाने के लिए आई। तब भी माँ सोई हुई थी। वेणु ने मीठे स्वर में कहा, शाम की माँ, आ रही है ना आप? माँ इंतजार कर रही है आपका। माँ उठी, वेणु से बोली, जरा लेटी तो आंख लग गई। मैं भूली नहीं थी, मुझे याद था। अभी चली आती। अच्छा चलो। माँ वेणु के घर गई और कतलियाँ बनाने लगी। साथ में बातें भी हो रही थी। मैं खेलकर घर लौटा तो माँ घर पर में नहीं थी। मैं माँ को ढूंढने लगा। आखिर वेणुताई के घर गया। मुझे आंगन में देखते ही वेणु बोली, क्या है रे श्याम, माँ को ढूंढते हुए आया है क्या? आओ, तुम्हारी माँ मेरे लिए कतलियाँ बना रही है। कल मैं ससुराल जा रही हूँ ना? मैंने पूछा। चली जाओगी? फिर कौन मेरी आंखें पूछेगा? माँ गुस्सा हो जाए तो मेरी तरफदारी कौन करेगा? वेणु के जाने की बात सुनकर मुझे बुरा लगा। वेणु भी कतलियाँ बनाने में मदद कर रही थी। बोली, आओ शाम, तुम भी हाथ बटाओ। तुम इलायची के दाने निकालना, मैं केसर पीस कर देती हूँ। मैं भी वेणु के काम में हाथ बटाने लगा। वेणु ने इमाम दस्ते में केसर पीसा और मैंने सिल पर इलायची के दाने पीसे। शाम, तुम क्यों आए? माँ ने पूछा। माँ के पूछने का अंदाज भाप कर मैं बोला, मैं कतलियाँ खाने नहीं आया माँ। वेणु ताई, क्या मैं खब्बू हूँ? उस दिन तुमने मुझे मिठाई दी, मैंने मांगी थी क्या तुमसे? वेणु ने कहा, श्याम, तुम अच्छे हो। शाम की माँ, इस पर गुस्सा मत करना। माँ ने कहा, वेणु, मेरे मन में
क्या इसके लिए प्यार नहीं है? गुस्सा आता है कभी कभी, लेकिन उसके भले के लिए। दुनिया में उसे बुरा न कहे, इसलिए मैं उस पर गुस्सा करती हूँ। वह अच्छा है ही, और अच्छा बने, ऐसे मुझे लगता है। पार्वती भाई, चाशनी बन गई। देखिए, गोली बनने लगी है। थाली में कतलियां फैलाई गई। केले के पत्ते से गर्मा गर्म कतली का गाढ़ा घोल माँ फैला रही थी। 5 मिनटों में कतलियां जम गई। माँ ने उसमें से सही आकार की कतलियां काटी और कहा, पार्वती बाई, कुछ समय के बाद कतलियां निकाल कर लीजिएगा, मैं अब निकलती हूँ। वेणु ने कहा, रुकिए ना थोड़ी देर, अपने हाथ से सब पूरा कर जाना। माँ न नहीं कर पाई। कुछ समय बाद माँ ने कतली से सभी कतलियां निकाली। कितनी अच्छी बनी थी। पार्वती चाची ने उन्हें डिब्बे में भरा। वेणु ने एक कतली भगवान के आगे रखी और एक मुझे दी। वेणु की माँ ने कहा, श्याम, यह थाली खुरच कर खा लो। मैं वीरू की तरह आगे बढ़ा और थाली में चिपकी खुरचन खुरच कर खाई। पार्वती चाची ने माँ को 4 कतलियां दी और माथे पर कुमकुम लगाया। फिर माँ घर गई। मैं वेणु के साथ ही ठहरा। उसने कहा, श्याम, लगता है तुम्हारे कुर्ते का बटन टूट गया है। कुर्ता खोल कर दे दो, मैं टांग देती हूँ। मैंने कुर्ता उतार कर वेणु दीदी को दिया। उसने फनेरे खोला। औरतें सुई धागा आदि जिस थैली में रखती है, उसे कोकण में फनेरे कहते हैं। वेणु दीदी ने बटन टाका। एक और जगह कुर्ता फटा था, उसे भी सिल दिया। मैंने कुर्ता पहना। वेणु दीदी बोली, श्याम, चलो चमेली के फूल तोड़कर तुम्हारी माँ को दे आए। हमने फूल तोड़े और उन्हें लेकर हमारे घर आ गए। वेणु भी मेरे साथ आई थी। शाम की माँ, वेणु दीदी ने आवाज दी। लेकिन माँ घर पर नहीं थी। वह शायद कुएं से पानी लेने गई थी या बाड़े में थी, पर वह बिस्तर पर थी। हम दौड़कर माँ के पास पहुंचे। वेणु ने पूछा, आप सोई है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? चूल्हे के पास बैठने से दिक्कत तो नहीं हुई? वेणु ने माँ का माथा छुआ तो उसका हाथ मानो जल गया। दुखी स्वर में बोली, श्याम की माँ, आपको तो तेज बुखार है। मैंने बताया, वेणु दीदी, दोपहर से ही माँ की तबीयत ठीक नहीं है। दोपहर में भी यह लेटी थी और मैंने इसका बदन दबाया था। वेणु ने पूछा, मैं जब आपको बुलाने आई थी तब क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आप लेटी थी? मुझे कैसे पता चलता? आपने कुछ कहा भी तो नहीं। शाम की माँ, बदन बुखार से तप रहा था, फिर भी आकर आपने चूल्हे के पास बैठकर कतलियां बनाई। माँ ने कहा, वेणु, उस वक्त ज्यादा बुखार नहीं था रे, बदन जरा तप रहा था, बस। शाम, जाओ बेटा, दीप जलाओ, शाम ढल चुकी है। मैंने दीप जलाया, भगवान और तुलसी के पास ले गया, फिर माँ के पास आकर बैठा। वेणु को बुरा लग रहा था। उमड़ते मन के साथ वह बोली, शाम की माँ, बदन तप रहा था और आकर आपने मेरे लिए श्रीखंड की कतलियां बनाई, इसीलिए आपका बुखार और बढ़ा। कतलियां नहीं बनाती तो न बनती, या फिर माँ जैसे तैसे बना लेती। कतलियां जान से बढ़कर तो नहीं। बड़े प्रेम के साथ माँ ने वेणु से कहा, इतने से बुखार से क्या होता है वेणु, हम महिलाओं को इसका कुछ ज्यादा लगता नहीं। बदन में तेज बुखार होता है, सिर दर्द से फटा जाता है, तब भी हम कपड़ों की पोटली कुएं पर ले जाकर धो लाते हैं, 10 लोगों के लिए खाना बनाते हैं। इतना बुरा मत मानो, थोड़ी देर में पसीना आएगा और बुखार उतर जाएगा। अब तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होगी। वेणु माँ के पास बैठी रही। वह जाने के लिए राजी नहीं थी, उसे बुरा लग रहा था। मैंने वेणु से कहा, वेणु दीदी, उन फूलों की माला बनाओगी? माँ को बुखार है, तुम ही बना दो। वेणु दीदी ने माला बनाई। माँ से उसने कहा, शाम की माँ, मेरी वजह से आपको यह तकलीफ, यह बुखार। माँ ने कहा, वेणु, पागलों
जैसी बातें क्यों कर रही हो? तुम मेरे लिए पराई तो नहीं हो। जैसी मेरी चंद्रा वैसी ही मेरे लिए तू। कतलिया अगर अच्छी नहीं बनती तो तुम्हारे ससुराल वाले कहते कि देखो कैसे कतलिया बनाई है, तब तुम्हें कितना बुरा लगता। मायके वालों को बुरा कहे तो तुम्हारी आंखों से आंसू आते। वेणु के ससुराल वाले उसके मायके वालों को बुरा न कहे, इसलिए मैं आई। पार्वती बाई और मैं, हम दोनों सहेलियां हैं। उनकी बेटी के लिए अगर थोड़े कष्ट उठाए तो क्या हुआ? शाम तुम्हारे लिए पराया नहीं, वैसे ही तुम मेरे लिए पराई नहीं हो। मुझे इतना संतोष महसूस हो रहा है। जाओ अब तुम अपने घर, मैं कल सुबह आऊंगी। रात में पसीना निकलेगा और बुखार उतर जाएगा। सुबह मैं ठीक हो जाऊंगी। वेणु ने मुझे अपने पास खींचा और कहा, श्याम, तुम हमारे पास चलो। माँ ने भूंजकर चौलाई की सब्जी बनाई है, कटोरी भर तुम्हें देती हूँ। फिर तुम्हारी माँ अगर चावल ही पका ले तब भी चल जाएगा, वरना मैं चावल चढ़ा कर ही देती हूँ। माँ ने कहा, वेणु, शाम चावल चढ़ा देगा, तुम चखना भर भेज दो, उतना काफी है। लेकिन वेणु दीदी मानी नहीं। उसने आग जलाई, पानी चढ़ाया, चावल निकाले, धोए, उबाल आते ही पानी में चावल डाले और फिर वह निकली। उसके साथ मैं भी चला, पकी चौलाई लेकर आया और जाकर एकदम माँ से लिपट गया। मेरी आंखें भर आई थी। माँ ने कहा, श्याम, क्या हुआ? मैंने बताया। वेणु ने कहा, श्याम, तुम्हारी माँ बहुत महान है, तुम हमेशा उनकी बात माना करो। तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हें ऐसी माँ मिली है। कहते हुए उसने मेरी पीठ पर हाथ फेरा। उस समय मुझे जो रोना आया था वह अभी तक रुक ही नहीं रहा है। जाओ बेटा, भात बना हो तो उतार कर रख दो, वरना नीचे से बर्तन में चिपक कर जल जाएगा, माँ ने धीमे से कहा। मैंने चावल की हांडी उतार कर रखी। दूसरे दिन वेणु दीदी ससुराल चली गई। हम सबको बुरा लगा। उस दिन बनी श्रीखंड की कतलियाँ मुझे आज तक याद है। वेणु की माँ और मेरी माँ गुजर गई। वेणु भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रही, लेकिन वह प्रेम अभी तक है। वह अमर प्रेम है। लोग मरते हैं, लेकिन उनकी अच्छाई, उनके अच्छे गुण हमेशा चमकते रहते हैं।